साथ हैं कांग्रेस से चारू मेहलोत्रा जी, और हमारे साथ हैं डॉक्टर प्रवीण नेहसरी जो समाज सेवी हैं, राजनीतिज्ञ हैं और प्रवक्ता हैं बीजेपी के। तो चुनाव बिल्कुल ख़त्म हो गया है, 7वां चरण चुनाव है और एग्ज़िट पोल आने लगे हैं। तो डॉक्टर साहब कैसे देखते हैं इस चुनाव को आप? देश के लिए ये एक बहुत महत्वपूर्ण चुनाव था। पिछले 10 वर्षों की मोदी सरकार की परफॉर्मेंस के बाद देश की जनता ने फिर से तीसरी बार मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाने का जो संकल्प लिया था उसको आज अंतिम चरण हो चुका है। चुनाव आज समाप्त हुआ है और पूरे देश में जो पिछले कुछ समय से एक बड़ा टर्मोइल चल रहा था कि लोग बाग कुछ कहते थे कि सरकार बनेगी नहीं बनेगी, हम लोग कहते थे कि हमारी सरकार बनेगी और विपक्षियों का गठबंधन कहता था कि उनकी सरकार नहीं बनेगी। आज उसकी समाप्ति हुई है और अब निश्चित रूप से 4 जून को जब आप देखने वाले होंगे तो हम लोग फिर से जीत कर आने वाले हैं और एक अपनी तीसरी बार मोदी जी प्रधानमंत्री इस देश के बनेंगे। मैडम, राम मंदिर बन रहा था, एक बहुत अच्छा माहौल लग रहा था, राम मंदिर में हो गया था। उसके बाद चुनाव की घोषणा हो जाती है और पहले और दूसरे राउंड में मोदी की गारंटी चल रही थी, लेकिन दूसरे राउंड के बाद ऐसा क्या हो गया कि मटन मछली, तीसरे चौथे राउंड के बाद आपका मुसलमान हिंदू मुसलमान और लास्ट में आते आते मुजरा पे आ गए। और जब आज चुनाव है, लास्ट चरण का चुनाव है, तो मोदी जी 2 दिन से विवेकानंद रॉक मेमोरियल में साधना कर रहे हैं। देखिए, जब चुनाव शुरू हुआ तो भाई ओवर कॉन्फिडेंस भी था और लग रहा था कि जो चुनाव हमने अब तक 2014 से लेकर अब तक जो शासन किया है और वो उपलब्धियां हैं, लेकिन क्योंकि इतने लंबे गैप में जो बीच में इलेक्शंस के बाद जो गैप हुआ उसमें प्रधानमंत्री जी का मुझे ऐसा लगता है लोगों से इंटरेक्शन बहुत कम हुआ। और ये बात एक गौर करने वाली होती है कि आप आते हैं अपनी मन की बात करते हैं तो, लेकिन जनता के मन की बात आप कब सुनोगे? आपके पूरा एक सेंचुरी हो गई मन की बात करते करते, लेकिन सामने वाले का जब तक इंटरेक्शन मेरे हिसाब से पूरा नहीं होता जब तक आपने अपनी बात कही और दूसरे की बात ना सुने। तो शायद यही एक शुरू में रहा टेम्पो और अब की बार मोदी सरकार पे आया तो थोड़ा सा मुझे ऐसा भी लगता है कि प्रधानमंत्री जी थोड़े नार्सिसस कॉम्प्लेक्स का भी शिकार हैं और उनको बहुत कुछ अब ये नहीं आता कि बीजेपी सरकार आएगी या कोई और ऐसा नारा नहीं लगता जिसमें विकास की बात कही जाए, ना युवाओं के रोज़गार की बात हुई। लेकिन धीरे धीरे जब 2 चरण ख़त्म हुए तो उनको लगने लगा कि मैं जनता के बीच में जा रहा हूँ, तो मैं चाहे कितना भी मोदी जी ने या और पूरी पार्टी ने ये सोचा कि मैं जितना भी जनता से बात करूं, लेकिन मीडिया पे भी हमारा इन्फ्लुएंस रहे, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि सोशल मीडिया फिर काम करने लगा और उनके रिएक्शंस जो थे युवाओं के, किसानों के, सबके बहुत स्ट्रॉन्ग आने लगे और उससे फिर उनको अपना जो नारा था वो बहुत कॉन्फिडेंस से जो चल रहा था वो धीरे धीरे कम हुआ। फिर अपोजिशन पार्टीज आई, फिर रियलिटी के धरातल पर आना शुरू हुआ चुनाव। और जब रियलिटी के धरातल पर आया तब बहुत सारी चीज़ें जो पता नहीं थी, एक अलग उसमें दुनिया में और एक दूरी पर जो एक रहता है जिसमें कोई आपका आदान प्रदान नहीं है विचारों का, केवल आप अपनी बात कह रहे हैं। तो धीरे धीरे ऐसा लगा होगा जो इनके बात के जो रिपोर्ट्स आ रही होंगी उससे ऐसा लगा होगा पार्टी को कि अब ये सब बातें बंद करके अब हमें उस पर आना चाहिए। तो हमारे यहाँ उत्तर प्रदेश की बात करूँगी मैं मुख्य रूप से। हमारे यहाँ रिलीजन जो है एक ट्रम्प कार्ड की तरह यूज़ होता है। अगर रिलीजन नहीं हुआ, रिलीजन का काम नहीं हुआ तो हम फिर धर्म और इन चीज़ों को लेकर चलना शुरू कर देते हैं। और वही कार्ड शुरू हुआ कि हमने इन्हें न्योता दिया अपोजिशन वालों को और वो नहीं आए। एक बात बताइए, आपने न्योता दिया, आपका कर्तव्य था, आप एक पूरे जब आप प्राइम मिनिस्टर हो गए तब आपके लिए सब बराबर हैं, आप सबको न्योता दीजिए, कोई आए या ना आए इसका कोई इशू बनाने की ज़रूरत नहीं है। आप भी बताइए, आप न्योता देते हैं 10 लोगों को, उनमें से 6 लोग नहीं आए, 4 लोग नहीं आए, तो इसका क्या इशू है? नहीं आए, उनको कोई और काम होगा, तो ये तो कोई बड़ी बात नहीं है। और इतना आप नहीं देखिए, इतना इसको वो करने के लिए, पॉइंट आउट करने के लिए, टारगेट करने का कि ये मुझे बात नहीं लगी। और जो नहीं आएगा इनके न्योते पे तो वो क्या सनातन नहीं है, क्या वो हिंदू नहीं है, क्या वो धर्म नहीं मानता है? तो ये नहीं, देखिए ये जो आज का इलेक्शन हुआ भाई साहब, उसमें आप आराम से देख लीजिए कि रिलीजन कार्ड खेला गया। और बार बार, चाहे वो बड़े बड़े जितने भी इनके स्टार नेता, मैं नाम नहीं ले रही,
लेकिन सबके कमोबेश भाषण में यही बात आई, कोई भी हो कि देखिए हमने बुलाया नहीं आए, हमने राम मंदिर बनवा दिया, हमने ये कर दिया। और ये है दूसरी बात है, दो चरण के बाद, दूसरे चरण के बाद मोदी की गारंटी चली थी, दूसरे चरण तक मोदी की गारंटी चली थी, लेकिन ऐसा क्या हो गया कि हिंदू मुसलमान मुजरा मटन मछली तक आ गए? ये तो चुनाव है, चुनाव की भी अपनी एक गरिमा होती है, चुनाव हमेशा मुद्दों पे लड़े जाते हैं, चुनावों में नारे आते हैं, तो ये तो बातें हैं और जो समय के साथ साथ अपने आप इवॉल्व होती हैं। एक इवोल्यूशन है इलेक्शन का जिसमें चीज़ें निकल के आती हैं, और ये कोई मोदी जी नहीं कह रहे हैं, जो विपक्ष के लोग होते हैं वो ये सारी कितनी अच्छी बात इन्होंने कही कि भाई वहाँ मंदिर का उद्घाटन हुआ और सबको न्योता भेजा गया। अगर कोई व्यक्ति वहाँ नहीं जा रहा और जानबूझ के कह रहा है कि मेरे को आपको कैसे मालूम, हाउ डू यू नो कि जानबूझ के कह रहा है? हाँ, भाई नहीं, भाई देखिए ये मेरा, देखिए मेरा उद्घाटन में नहीं, मेरा मन है, और वो क्यों कह रहे हैं? नहीं देखिए ये तो आपका मीडिया कह रहा है, ऐसे नहीं, ऐसे तो शंकराचार्य, ये मैं नहीं, शंकराचार्य जी को भी बुलाया, बिल्कुल सही कह रहे हैं, ठीक बात है। तो जिसको अरे वो ठीक है, वो ठीक है, नहीं देखिए ये गलत बात कह रहे हैं कि अगर आप मंदिर पे नहीं आए, उन्होंने आपने इनवाइट करा मंदिर पे, तो आप हिंदू विरोधी हो गए। तो ऐसे तो शंकराचार्य भी हिंदू विरोधी हुए ना? ये किसने कहा कि हिंदू विरोधी हुए? बात ये कही जा रही है कि ये मंदिर नहीं, मंदिर के उद्घाटन पे इतने सारे लोग आए और लोग बाग खुलेआम कह रहे हैं कि साहब हम तो मंदिर के उद्घाटन पे नहीं जाएंगे, हमें बुलाया गया। देखिए मेरा ये मानना है, ठुकराते हैं जब वहाँ पे तो शंकराचार्य ने ठुकरा, निमंत्रण तो शंकराचार्य ने ठुकरा बाबरी मस्जिद का, जिसने जीवन भर उसकी 2 पीढ़ियों ने बाबरी मस्जिद का और अयोध्या मंदिर का चुनाव केस लड़ा, जब वो व्यक्ति निमंत्रण पे जा सकता है तो बाकी लोगों को अरे भाई तो ये देखिए ये बात का मिस इंटरप्रिटेशन है मेरे हिसाब से। और मुझे ऐसा लगता है कि जब कभी भी इनके बीजेपी में जो इनके स्टार लीडर्स हैं कोई भी बात कह देते हैं, फिर उसका डैमेज कंट्रोल शुरू हो जाता है। जैसे मंगलसूत्र की बात आई या अभी बिल्कुल मुजरे वाली बात आई, तो मैं भी चुनाव का वो देख रही थी टीवी पे डिबेट, तो उसमें जो थे बीजेपी के एक रिप्रेजेंटेटिव थे, वो मुजरे का जो है वो अनुवाद बताने लगे और कहने लगे कि नहीं आप लोग गलत अर्थ में समझ रहे हैं। उन्होंने तो इस अर्थ में कहा था कि मुजरे का मतलब होता है कि वी आर गिविंग यू रिस्पेक्ट। अब आप बताइए कौन सी डिक्शनरी में रिस्पेक्ट की बात है? मुजरे का आप उठा लीजिए, एक्सपर्ट कोई भी डिक्शनरी उठा लीजिए, उसका पहला मीनिंग क्या निकलता है। और दूसरी बात, जो प्रचलन में मीनिंग होता है हम उसी को तो यूज करते हैं, इसीलिए लोकोक्तियां मुहावरे उसी पे आते हैं, हम कभी भी उनके वर्ड बाय वर्ड मीनिंग पे नहीं जाते। और सबसे बुरी बात ये होती है, मोदी जी ये कहना चाह रहे थे कि अगर विपक्ष वोट मांगने जाता है अपने लोग से तो वो मुजरा करता है, ये तो कहना चाह रहे होंगे। भाई आप समझिए ना, मुजरे का हिंदी का जो अनुवाद होता है ये डैमेज कंट्रोल इनकी टेक्निक है कि कोई भी बात, जैसे ड्रम स्टिक से वो बना लेते थे, अब वो आटा गूंद गया उनका ड्रम स्टिक से, आज तक कभी नहीं हुआ, लेकिन उसको डैमेज कंट्रोल शुरू हो गया, उसकी रेसिपी बनना शुरू हो गई, उसके बाद ये होने लगा कि उबाल के ऐसे करो, तो फॉरन इनका डैमेज कंट्रोल शुरू हो जाता है एंड दे स्टार्टेड इंटरप्रेटिंग थिंग्स इन डिफरेंट वे। मेरी बात सुनिए, अब जिस किसी एक पार्टी और अगर एक नेता की बात मैं करूं जिसकी कही हुई बातों का डैमेज कंट्रोल करते करते पार्टी डैमेज हो गई, वो कांग्रेस और राहुल किसी ने डैमेज कंट्रोल नहीं किया। और ये भी ये मीडिया की देन है, ये सबसे बड़ी ये मीडिया की देन है, मीडिया की नहीं देखिए मेरे को सारी दुनिया मानने लगी, बात आने लगी डैमेज कंट्रोल की। डैमेज कंट्रोल नहीं करा गया, एक लाइन में अगर डैमेज कंट्रोल करा जाता कांग्रेस की तो आज की तरह की स्थिति होती, डैमेज हो चुकी है, खत्म हो चुकी है। ये तो आप कह रहे हो ना, ये तो आप कह रहे हो। देखिए एक बात मैं कहना चाहूंगी, नहीं इसी पे मैं एक बात कहना चाहती हूँ कि प्रधानमंत्री जी हो चाहे कोई और स्टार लीडर हो, राहुल गांधी कांग्रेस और अब अखिलेश आ गए क्योंकि इंडिया गठबंधन में, उसके बिना ना तो उनका भाषण शुरू होता है ना खत्म होता है। तो मैं ये कैसे मान लूं कि भाई कांग्रेस जो है खत्म हो चुकी है या दूसरी पार्टी खत्म हो चुकी है? मुझे तो लगता है उनका कोई भी भाषण अगर टारगेटेड है तो वो केवल राहुल गांधी पे टारगेटेड होगा, सोनिया गांधी जी पे होगा, प्रियंका पे होगा, लेकिन उसके अलावा उनमें कोई मुद्दा नहीं है। ये नहीं कहते कि मैं युवाओं के लिए क्या करूंगा। 2014 की कितनी हंसी की बात है भाई, जब सामने लड़ने वाले 2 ग्रुप्स होंगे तो हमारे सामने, अरे तो वो आप ये कैसे कह सकते हो? नहीं, जब वो नहीं थे तब भी, जब वो नहीं थे तब भी कोई भी भाषण हो, उनका भाषण राहुल गांधी के बिना खत्म ही नहीं होता। राहुल गांधी इस वक्त इस चुनाव में सबसे ज्यादा जिसके ऊपर डिस्कशन हुआ होगा एक ऐसा नाम रहा है, तो चाहे वो नहीं पहले भी, आप पुराने भी देख लीजिए, आप इस इलेक्शन से पहले के भी देख लीजिए, वही बात कर रहे हैं, वो मोदी नाम है, वो नाम ही एक ऐसा है। वही बात कर रहे हैं। 2014 में देखा जाए तो मोदी का एक राजनीति में एक वो था
एक लहर चल रही थी, ठीक है, जिसके आधार पे वो इतने मार्जिन पे जीत गया। 2000 में 19 में बात करें तो मोदी जी को कह दिया था कि चोर है, विपक्ष कह रहे चोर है, तो चोर को उन्होंने चौकीदार के रूप में कन्वर्ट करके एक बहुत बड़ा बहुमत हासिल किया। लेकिन इस बार देखा गया है कि मोदी जी हमेशा दूसरों की अपनी पिच पे खेलते हैं, विपक्ष को हमेशा अपनी पिच पे खिलाते हैं, लेकिन पहली बार इस चुनाव में देखा गया कि मोदी जी विपक्ष की पिच पे खेलते रहे। क्या बात कर रहे हो आप? 2014 में जो इलेक्शन था वो एक लोकतांत्रिक देश में भ्रष्टाचारियों को हटाने का इलेक्शन था। देखिए, जनता कहाँ इकट्ठी होती है? क्रांति करती है। जब लोग इकट्ठे होते हैं कि जब कहीं कोई ज़्यादा ख़राब चीज़ हो जाती है उसके विरोध में लोग खड़े होते हैं। तो उस वक्त भारत की जनता ने कांग्रेस के विरुद्ध, भ्रष्टाचार के विरुद्ध इकट्ठी हुई और मोदी जी को एक पूर्ण बहुमत की सरकार भ्रष्टाचार के अगेंस्ट मिली। भ्रष्टाचार के अगेंस्ट काम करने के लिए उनको बहुमत मिला। ये 2014 की बात है जब पूरे देश की जनता ने उनको समर्थन दिया। और 2019 में आते आते बात आ गई हमारे देश की सिक्योरिटी की। जब हम तो मोदी जी वहाँ पर एक चौकीदार बनकर खड़े हुए कि मैं इस देश के लिए काम और उन्होंने ये देख लिया। मैं इस पे कुछ कहना चाहूँगा, यहाँ पे बात मैं इस पे कुछ कहना चाहूँगा, मैं अभी आप मेरी बात खत्म होने दीजिए। तो 2019 में क्योंकि हमारे देश में 5 वर्ष हमने देखा कि इन लोगों ने कोई भ्रष्टाचार नहीं किया, उनके बाद किया, और उसके बाद हमने इस देश को ग्लोबल प्रेजेंस, भारत की ग्लोबल प्रेजेंस को बड़ा करने के लिए बात आई, अपने देश की सुरक्षा की बात आई। तो उस देश की सुरक्षा पर ये काम हुआ, पुलवामा कांड के ऊपर काम हुआ कि जब लोग विपक्षियों ने उनसे सबूत मांगने शुरू कर दिए तब उन्होंने कहा कि मैं हूँ चौकीदार। और आज 2024 में जब हम 19 के बाद बहुमत हासिल करके आते हैं तो 24 में आ जाते 10 वर्षों के काम पर मोदी जी अपना संकल्प पत्र लेके आते हैं कि हमने जो कुछ किया था वो हमने कहा है, वो किया है, और हम अगले 25 वर्ष का विजन लेकर आ रहे हैं, रोड मैप लेकर आ रहे हैं कि हम क्या करने वाले हैं। मोदी जी ने 127 रैलियाँ की, 127 में रैली में 502 बार उन्होंने कांग्रेस का नाम लिया, उनके मैनिफेस्टो की बात करी, 416 बार उन्हें अपना खुद का नाम लिया, मोदी जी, ठीक है। अपने मैनिफेस्टो की तो बात ही नहीं कर रहे ना, कांग्रेस के मैनिफेस्टो की बात कर रहे हैं कि वो आपकी एक भैंस चुरा ले जाएंगे, आपके घर की टोटी चुराएंगे, आपके बैंक में पैसा पड़ा होगा वो भी आपका निकाल लेंगे। वो तो उनके मैनिफेस्टो की बात कर रहे हैं। पूरे 127 रैली में तो उनके मैनिफेस्टो की बात करी थी। मैडम क्या कहेंगे इस पर? मैं देखिए शुरू से इन्हीं की बात का जवाब दे रही हूँ कि जब 2014 में सरकार आई वो ये कह के भ्रष्टाचार को हटाना है, तो जिन मुद्दे आपको याद होगा, कोल माइन का था और इसका 2G वाला केस था और राफेल जो राहुल गांधी के लिए जिसके लिए कहा गया, तो दोनों ही बाद में कोर्ट से ख़त्म हो गए कि नहीं। और राफेल ने अपना कारगिल युद्ध में बता दिया कि भाई ये जो आपने तोप खरीदी है वो वेस्टेज नहीं है, अब वही तोप उस समय काम में आई। उसके बाद नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं तो हम देखते हैं कि एक मेजॉरिटी ऑफ पीपल बिलोंगिंग टू ए पर्टिकुलर स्टेट जो है साहब करोड़ों रुपए के घोटाले करके चले जा रहे हैं और ये चौकीदार बने हुए हैं। हम चौकीदार हैं, देख रहे हैं, और सारे के सारे जा रहे हैं। भाई हमारे पास पासपोर्ट लेकर जा रहे होंगे, आज तक उनमें से कौन लौट आया, आज तक किससे इन्होंने पैसे वापस ले लिए, कहाँ क्या केस चल रहा है। जब वो चीज़ें गर्म होती हैं तो वो कह देते हैं कि वो अखबार में 2-3 दिन आना शुरू हो जाता है कि साहब नीरव मोदी पे शिकंजा कस दिया गया है, कि माल्या पे कस दिया गया है। जबकि माल्यावत ने खुद अपने इंटरव्यू में ये कहा कि मैं तो सारी परमिशन लेकर आया हूँ। जितने भी लोग गए कितना छोटे मोटे पैसे लेके नहीं गए हैं, हमारे देश की अर्थव्यवस्था को इन्होंने कितना बिगाड़ा, आज तक ये कितने ले आए। उसके बाद जो इन्होंने सबको झूठे आश्वासन देना शुरू करा जाल में कि मैं सबके उसमें 15-15 लाख रुपए आएंगे, कोई इस तरह 1.5 लाख आएंगे, और आपने जीरो नहीं, क्यों नहीं समझे भाई, उसी से तो चले। आप स्टैब्लिश उसी से हुए, बीजेपी स्टैब्लिश उसी से हुई। और उसके बाद सुनिए भाई, उसके बाद आगे चलते चलते इन्होंने सबके जो है वो गिनाने शुरू कर दिए गलतियां। अगर आप इनके ऊपर टारगेट करें तो कांग्रेस ऐसा करती थी, कांग्रेस ने भी तो ऐसा करा। अब स्मृति ईरानी जो चीखती थी, सिलेंडर लेके भागती थी और चिल्लाती थी, बेरोजगारी की बात होती थी दुनिया भर, अब कोई बात नहीं है। इतने भाषण हुए तो 127, अरे तो आएंगे, हम करेंगे, हम जब आएंगे तो जरूर करेंगे। स्मृति ईरानी, हाँ तो क्या तो करेंगे? हम जब आएंगे तो जरूर करेंगे। भ्रष्टाचार कहाँ हुआ? मैंने आपको अभी बताया कि भ्रष्टाचार कोई साबित नहीं कर पाया। और अभी आपके पास प्रवन्ना का केस है, गौड़ा जो है, अरे देव गौड़ा का जो पोता है वो बीजेपी का ही तो है। तो कल जेल उसके बाद तो गया। अरे तो वो तो आप बताइए ना, आप कैसे कर, आपके यहाँ भ्रष्टाचार नहीं है? किसने वो तो भेजा लेडी ने उसे कर दिया तो पता चला, इतने समय से चल रहा था। और ऐसी मणिपुर का देख लीजिए, 2 महीने बाद उस केस को पता लग पाया, वही सोशल मीडिया से। आपकी मीडिया ने, किसी ने नहीं बताया, समाचार पत्रों में उस बात को दबा दिया गया, जबकि
ये तो इतना बड़ा ये कांड था समाचार जिसमें पत्रों पुलिस ने इसको इन्वॉल्व दबा दिया थी, गया, तो जिसमें ये- पुलिस ये- इन्वॉल्व थी और अरे भाई, महिलाओं के देखिए, सम्मान की बात कहने थी। की बात थी। आप कहते हैं कि महिलाओं का बहुत सम्मान करते हैं, हम महिलाओं की इज्जत करते हैं, तो हमारे सनातन धर्म में महिलाओं को पूजा जाता है, तो ये हमारी कौन सी महिला पूजी गई जिनको कि इस तरीके से पूरे भीड़ में उनको मिसहैंडलिंग की गई, उसमें पुलिस इन्वॉल्व थी, बड़े बड़े लोग इन्वॉल्व थे, अब आपने भीड़ मेरी इन्वॉल्व बात थी। सुनिए, ये 2 हुआ महीने क्या? लगे, ये सुनिए, जब वो क्यों 2 हुआ? महीने में जब हम सोशल किसी मीडिया चीज पे के आ इसमें गया, जाते हैं, उसके बाद ये बात सारा उठाई गई। कांड कांग्रेस का किया हुआ हाँ, था। लीजिए साहब। उन्होंने अपनी नागा जाति वहां पे जो लोकल लोग थे उनके देखिए साथ वो इतने पॉलिटिक्स ज्यादा अलग है और ये बदतमीजी की। पॉलिटिक्स अलग है। अरे शुरुआत आप कैसे हुई? नहीं, शुरुआत अरे हमें भी मालूम है कैसे हुई। आपको मालूम ही नहीं आपने है कुछ भी। अपोजिशन वालों आपने को, दो लोगों को, आपने जो वहाँ के अपोजिशन रहने वालों को वाले ऊपर लोग थे, बढ़ाया। उन लोगों को आपने दबा कुचला, उसमें रोहिंग्याओं को घुसाया, उसमें दूसरे लोगों को घुसाया, उसमें क्रिश्चियनिटी को घुसाया। किसने किया? सबसे ये पहले सारा का CNN सारा क्या वो काम सिटीजन कांग्रेस ने किया और सिटीजनशिप उसके विरुद्ध में सबसे ये काम पहले हुआ। वही हुई अपने बीचे कि बाहर वाले आएंगे। अपने ये बीजे, तो- अपने जो बीज चलिए, बोए थे वो नहीं, नहीं देख रहे हैं। आज जब फसल ये कटने तो जो पर भी आ रही गलतियां है, हो तो आपकी है ना? थोप देते हैं। तो पिछले बिल्कुल हाँ, ठीक बात है। वो इनकी सारी राजनीति, पिछले 10 मुझे साल ऐसा से- लगता है, पिछले 10 साल से मुझे आपके- ऐसा लगता है पिछले 10 कि साल से सुनिए, अगर ये कह रहे हैं साहब, मेरा मीडिया- मानना मीडिया ने ऐसा है, किया, मेरा मानना मीडिया है कुछ भी करती कि रही, ये जितना विपक्ष भी का काम होता है कि जितना वो सड़कों भी पर उखड़ इन्हें के वोट संघर्ष मिला, करें। लेकिन आप वो लोगों की अपोजिशन राजनीति सिर्फ नहीं, एसी देखिए, कमरों में बैठ आप के इतने ट्विटर पे insecure बात हैं। करती रहती, एक्स पे बात करते रहते, वो कर रहे हैं राजनीति। करे ना उनकी तरह, स्मृति ईरानी जी की तरह सिलेंडर लेके बैठे वहां पर। विपक्ष का काम है कि आप सड़क क्यों पे नहीं आके करेंगे? संघर्ष करें। नहीं, जब आप गद्दी पे बैठ जाएंगी तो 1000 रुपए का कर देंगी वो कुछ- और दूसरा अपोजिशन वाला को 400 रुपए पे जब चीखेंगी। विपक्ष में ये कौन सी काम बात है? करती थी, देखिए ये तो विपक्ष यही में वो बीजेपी की आपका नीति है संघर्ष करे। कि अपनी ये गलती नहीं, आपका काम ये है हमेशा कि सामने वाले को संघर्ष करें, भाई साहब, सड़क पर अम्बेडकर जी ने आइए, भी कहा सड़क पर आकर संघर्ष करिए और बताइए संघर्ष जनता को। और जनता ये ने तो जैसे लॉजिक, भारतीय ये जनता तो पार्टी का बहुत समर्थन किया, उस ही तरह से आपने आपके साथ क्यों नहीं ridiculous, है it is जनता? ridiculous. आपके साथ जनता It is है ही नहीं। ridiculous. अरे If कहने you से are क्या giving मतलब है? any kind मैं of- आपको 4 No, तारीख को no. बता रहा हूँ, 4 जून को देखिएगा, अरे वो रिजल्ट आने हमें- वाले, आपको स्वयं पता चल जाएगा। धीरे धीरे कांग्रेस देखिए, साफ होती चली जा रही है। लोगों के पास 4 जून की बात हो रही, सितंबर नहीं, जून की। 4 जून की बात कर रहा हूं मैं कि हाँ। 4 जून को देखिएगा, इस देश में कांग्रेस के नाम लेवा नहीं बचने वाले हैं। और कांग्रेस आप मुक्त भी यही हैं। भारत का जो मोदी जी ये। का संकल्प है वो कितनी जल्दी पूरा होगा वो आप देख लीजिए। देखिए अभी इनके कांग्रेस का मुक्त संकल्प वाली जो ये बात कह रहे हैं, मैं एक एक करके आपको बात बता दूं कि टारगेट क्या है कि जैसे हमारे पड़ोसी देश हैं उनकी राजनीति किस पे चलती है कि इंडिया की बुराई करते रहो और उसे नीचा दिखाते रहो। ठीक, अब अगर सही बात कोई कहता है, जैसे टाइम्स की बात थी, टाइम्स पत्रिका की, उन्होंने मोदी का जो लेटेस्ट एडिशन आया उसमें डिवाइडर बताया उन्हें, है ना, इंडियाज डिवाइडर, और उसके बाद ये वो पत्रिका गलत हो गई, देशद्रोही हो गई। और उससे पहले व्हाट मोर अबाउट मोदी कहा तो वो पत्रिका बहुत अच्छी थी और जबरदस्ती वो पत्रिकाएं बटी सब जगह कि टाइम्स जैसी पत्रिका ने मोदी के लिए कहा और नेक्स्ट संस्करण में उन्होंने कहा। उसके बाद जितनी भी कंट्रीज हैं बाहर, अभी आपने देखा सऊदी में हमारे यहाँ के जो राजदूत थे उनको वो करा गया। सभी जगह से ये वार्निंग आ रही है कि आप रेशलिज्म और ये जो चीज़ें चल रही धर्म के नाम पे, इसको खत्म कीजिए। जो डेमोक्रेटिक पैटर्न है, जो गांधीयन एटीट्यूड था डेमोक्रेसी का, उसको सर्वाइव कीजिए। जो आपके यहाँ एक सेकुलर सरकार है उसको लेकर आइए। और इस बात पे सारे देशों ने चिंता व्यक्त की कि इस तरीके से जो एक पर्टिकुलर क्लैन के संग, पर्टिकुलर रिलीजन के लोगों के संग जो बातें हो रही हैं वो नहीं होनी चाहिए। क्या हो रही है? और मेरी उसके समझ बाद में नहीं आया। उसके बाद सऊदी अरब में इस वक्त दुनिया का सबसे बड़ा सुनिए, हिंदू सऊदी अरब मत- नहीं, अरे अमेरिका सुनिए भी, ना, अभी यूनियन आपने सऊदी यूनाइटेड अरब का नेशन, नाम लिया। उनका मैंने क्या सऊदी बताया, अरब में जाकर, वहां पे सऊदी हमारे अरब में लोगों को जाकर आज वार्निंग वहां दी पर गई, एक सबसे कौन बड़ा का नाम मुझे मंदिर याद नहीं आ रहा है। और इससे बड़ा सेकुलरिज्म का क्या और उदाहरण हो सकता है कि एक सऊदी अरब जैसे देश में जाके वहां पे सबसे बड़ा मंदिर मोदी जी के द्वारा बनाया जाता है और उसका उद्घाटन हो रहा है। इससे बढ़िया कोई एग्जांपल देखिए, बता दीजिए मुझे। वो आप कह रहे हैं कि कमर्शियलाइज्ड वहां पे ये कह रहे हैं कि नहीं, एक ग्रुप के साथ नहीं, उनके देशों में ये जाके आप फिर गलत मोदी जी इंटरप्रेट को किया आपने। फिर अरे देखिए हम सब गलत इंटरप्रेट। सऊदी अरब जो है वो कमर्शियलाइज कंट्री है, उनकी जो इनकम है वो तेल से है या इन चीजों से है। और इसीलिए ये मंदिर वगैरह बनाना और ये बड़े बड़े कनाडा वगैरह में सब में बने हुए हैं बड़े बड़े गुरुद्वारे और मंदिर, इसका क्या लॉजिक हुआ? हाँ, यही बात है। जब ये कोई मंदिर बनना लॉजिक होता है इन सबको यही लगता है कि देखिए, मंदिर बनाने का लॉजिक मैडम, क्या इस है, बात- इनका मतलब ही ये इस बात है। लग- आज उस देश में ये बात करता हूँ, जब मंदिर बनता है तो वहां पे सब लोग जाते हैं, वहां पे हर एक आदमी को किसी को परेशानी भाई नहीं है। हम तो ये लेकिन कह रहे हैं जिनके कि डीएनए ये इन्हीं की बात मानिए आप, जिनके डीएनए इन्हीं की में बात ये विरोध मानिए बसा हुआ है, और इनसे वो ये लोग यही कहिए कहेंगे कि ऐसे कि मंदिर जो बनाने हमारी से क्या हासिल होता है। एक मंदिर ह्यूमन से डेवलपमेंट
डेवलपमेंट रिपोर्ट है, अरे मैं आपको ग्लोबल बात पीस सुनिए, रिपोर्ट है, एक मंदिर बनाने से और आपकी हंगर रिपोर्ट है, रोजगार के ऊपर रिपोर्ट है, वो वर्ल्ड की रिपोर्ट आप देख लो कि हम कौन कौन से पायदान पे 2014 से गिरे हैं नीचे, तो एक एक करके है ना। हो सकती है, ये इन्हीं की बात मानते हैं, ये बात जो कह रहे हैं उन्हीं की बात पे मैं कह रही हूँ। आज उस सऊदी अरब में मंदिर बनता है, वहाँ पे दुनिया भर का पर्यटक पहुंचता है। आज अगर अयोध्या में मंदिर बनता है, आज काशी में कॉरिडोर बनता है, आज मथुरा में कोई चीज होती है, वहाँ पे दुनिया भर का पर्यटक पहुंचता है, वहाँ पे होटल बिजनेस बनता है, वहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन के बिजनेस बनते हैं, वहाँ साहित्य, धार्मिक साहित्य बनता है, फूल बिकता है, प्रसाद बिकता है, कितनी बड़ी इकोनॉमी खड़ी हो जाती है। लोग कहते हैं मंदिर बनाने से क्या होगा, अभी अभी आप कह रही हैं कनाडा में मंदिर है, अरे आपने जो बात कही कि वहाँ पे इतना बड़ा मंदिर उन्होंने बनाया है, ये नहीं, जहाँ पर इंडियन रह रहे हैं, सबसे ज्यादा इंडियन जहाँ रहेंगे, देखिए सिंगापुर में भी नहीं। इस बात क्या आपको लगता है कि इंडिया गठबंधन अपने मुद्दों पे टिका रहा, जैसे महंगाई की बात करें, आर्थिक विषमता की बात करें, अग्निवीर को लेके जो समस्या आ रही है उनकी बात करें, साथ में ओबीसी आरक्षण पे जो लेके बात करें, तो आपको लगता है कि आम जनों के मुद्दे पर इंडिया गठबंधन टिका रहा और आप लोग कुछ अलग ही बात कर रहे थे? देखिए, इंडिया गठबंधन के जो मुद्दे होते हैं, मैंने जैसे कहा भी शुरू में कि कोई भी इलेक्शन हमेशा कुछ मुद्दों पे, कुछ वादों पे, कुछ हवा होती है। इन गठबंधन के पास तो कुछ हवा थी ही नहीं, वो सिर्फ और सिर्फ सारे के सारे चोर इकट्ठे हो गए एक मोदी के पीछे। उनके पास कोई मुद्दा ही नहीं था, उनको चोर मुद्दों को लेके आना चाहिए था। आप चोर किस आधार पे किस आधार पे कह रहे हैं? क्योंकि आपने उनको सजा दे तो दी, आपने उनको 10 साल पहले सजा दे दी थी, उनको बाहर कर दिया सत्ता से, जबकि कोर्ट के केस से वो बरी हुए, सत्ता से बाहर कर दिया ना 10 साल पहले। अब 10 साल की बात करें तो एक इलेक्टोरल बॉन्ड का मुद्दा उभर के आया, क्यों नहीं उठाया? आया तो है उठ के, जिनको लाना चाहिए उनको लाना चाहिए था, जिस पे वो उससे सवाल इससे कोई मतलब इनकी वो नहीं, चौकीदार क्या कर रहे थे? बॉन्ड लाए तो ये और जबकि नहीं, और उसमें जबकि सुप्रीम कोर्ट ने उसे गैर कानूनी घोषित कर दिया। इलेक्टोरल बॉन्ड्स की जब बात आती है और जब हम उसकी डिटेल्स खोजते हैं तो उसमें सबसे ज्यादा चंदा किसको मिला? बीजेपी को मिला, कांग्रेस को मिला, बीजेपी को मिला। भाई साहब, ये कौन से नए आंकड़े निकले हमें पता नहीं। हाँ, तो आपने कोई पर्सनल आंकड़े निकले होंगे आपके जो ऑन रिकॉर्ड नहीं आए अभी, उन्हें आप निकाल खोज लिया। अच्छा ये बताइए कांग्रेस को कितना मिला? कांग्रेस को तीसरे नंबर पे मिला है। मिला? हाँ, मतलब भ्रष्टाचारी तो रह गए। अरे तो देखिए, ये देखिए, नहीं देखिए, यही स्ट्रेटेजी गलत है कि आप अपनी बात करें, पहले आप अपनी बताइए, आप अपनी बताइए। डॉक्टर साहब, विपक्ष का आरोप ये नहीं है, ये नहीं, विपक्ष का आरोप ये नहीं है कि चंदा मिला या ना मिला, विपक्ष का आरोप यह है कि चंदा किन लोग से मिला। लॉटरी व्यापारी 1200 करोड़ को आपको चंदा देते हैं, जिनको ईडी का छापा पड़ता है। छापा किसने मारा? जितने लोगों छापा किसने मारा? छापा मारा, छापा किसने मारा? ठीक है, छापा को छापा पड़ता है तो उसका तो बरी हो गए। छापा किसने मारा? आप इलेक्टोरल बॉन्ड दीजिए और आपको शुद्ध होने का, आपको शुद्ध होने का वो मिल गया। तो आपको सरकार ने मारा ना, सरकार चाहती तो वो छापा बंद, ये नहीं मानेंगे। नहीं मैडम, सरकार चाहती तो छापा नहीं पड़ता, ना सरकार ने इसलिए चाहा और चीजें खुल के आई। मैं हमेशा से कहता आता हूँ, सड़क के मुद्दे हो, बिजली के मुद्दे हो, महंगाई के मुद्दे हो, नेशनल सिक्योरिटी के मुद्दे हो, इकोनॉमिक ग्रोथ के मुद्दे हो, इन मुद्दों को लेकर सत्ता और विपक्ष में बात होनी चाहिए। लेकिन हम बात उन मुद्दों पे इलेक्शन लाते ही नहीं है। हम मैं इस बात पे ये कहना चाहूंगी कि ये मुद्दे सुनने का भी टाइम सरकार के पास नहीं है। अगर ऐसा होता कि वो जनता के कष्टों के मुद्दों को सुनती तो वो किसानों के मुद्दों को सुनती, मेरे ख्याल से और किसानों की जो परेशानियां हैं उनका वो निवारण करती। लेकिन उन्होंने किसानों के संग जैसा बिहेवियर किया, इस देश में अगर देखा जाए तो किसानों के एक सर्वमान्य नेता चौधरी चरण सिंह जी रहे, और चौधरी चरण सिंह जी के बाद अगर कोई किसान नेता रहा है तो वो सिर्फ मोदी जी रहे, जिन्होंने किसानों की समस्याओं को लेकर साहब कहां चले गए? नहीं, मेरी बात सुनिए, एक में एक लेवल की बात, मोदी जी जो नहीं, आप कौन से राकेश टिकैत किसान मर गए तो मोदी जी को किसान की चिंता नहीं थी। आप राकेश हाँ, नहीं, इनकी बात सुनिए आप। जो 700-800 किसान मर गए, जो कहते शहीद हो गए, तो मोदी जी अगर हितकारी होते किसान को लेकर तो चिंता नहीं थी किसानों को लेकर। मोदी जी ने क्या किया? आपने मोदी जी जैसे दृढ़ निश्चयी व्यक्ति को देखा है जिसने आज कुछ सोच लिया, ठान लिया, उसे करके छोड़ा? आज उन्होंने उस किसान कानून को रोल बैक किया, जबकि उनको लगा कि भाई ये लोगों की समझ में नहीं आ पा रहा और इसकी वजह से कुछ जनहानि हो रही है। नहीं, एक डेढ़ साल में रोल बैक कर पाए, 1.5 साल लगा इस बात के लिए, तब तक इतने लोग मर गए। और फिर वही बात आती है कि लोगों को समझा लिया ना वापस। अरे लिया नहीं, लेना पड़ा उन्हें,
लिया नहीं उन्होंने, लेना पड़ा उन्हें आपको वापस। ये बात कहने की यही तो बात आ रही है कि उस मोदी जी ने जिस आदमी को कोई झुका नहीं सकता, लेकिन उसने देखा ये बात इनकी समझ तो में उसके नहीं बाद आ भी पा तो रही, परेशानियां हम उसको खत्म नहीं, वापस उसके लेते बाद हैं। नहीं, जब वापस और आपने मोदी ले जी लिया ने तो सम्मान उसके निधि बाद के रूप में जितना अच्छा डायरेक्ट बैंक ट्रांसफर डीबीटी होता है, किसानों के खातों में पैसा जा रहा है, कितने जा रहे हैं ये भी आपको पता है। हाँ, भाई जा साहब रहा है। उन्होंने ले लिया 500 रुपए, किसी पे 1000 रुपए, 1200, किसान खुद कह रहा है कि इससे अच्छा तो ना दो। कौन कह रहा है ये सब? अरे, देखिए, फिर वो- बेकार की बातें हैं। फिर- और आंकड़ों में आती अब है तो 6,000 रुपए प्रति वर्ष डॉक्टर साहब, उनके ये- खाते में ये- पहुंचता है। अब तो चुनाव खत्म हो गया है, चुनाव खत्म हो गया है। हम बात कर रहे थे अभी कल परसों में ही डॉक्टर मनमोहन सिंह हमारे पूर्व प्रधानमंत्री ने एक लेटर जारी करा है, जिसमें उन्होंने कहा है कि इस बार प्रधानमंत्री ने पद पर रहते हुए ऐसे शब्दों का प्रयोग किया है, अपनी गरिमा को गिराया कि हिंदुस्तान के इतिहास, चुनावी इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है। क्या कहेंगे उसके बारे में? मुझे तो बड़ा अच्छा लगे कि कम से कम मनमोहन सिंह जी का उन्हें कुछ बोला तो उन जैसे बड़े नेता को, उन जैसे जिन्होंने प्रदेश के पूर्व प्रधानमंत्री रहे हो, जो इतने बड़े इकोनॉमिस्ट हैं, उनको तो हमेशा खुल के बोलना चाहिए। उनका मुंह किसने बंद किया होता? जब वो प्रधानमंत्री थे तब तो वो कुछ भी नहीं बोल पाते थे, उनको मौन मोहन सिंह बोला जाता, क्योंकि उनकी चाबियां, उनके बोलने की चाबियां किसी दूसरे लोगों के हाथ में होती थी। आज वो ये सब चुनाव से प्रेरित राजनीति है, चुनावी राजनीति हो रही, इसलिए बात अब कर कोई रहे हैं। मतलब ही नहीं है। अब तो चुनाव परसों कहा ना, हाँ, तो अब तो परसों चुनाव खत्म था हो ना, गया। तो उन्होंने कहा पंजाब में चुनाव होना था, इसलिए कहा उन्होंने। पंजाब से पहले क्यों नहीं कहा? आपकी बात से ही कह रहा हूं मैं, आज इस इलेक्शन से पहले क्यों नहीं कहा? पंजाब के चुनाव से पहले मनमोहन सिंह को याद आता है मुझे कुछ बोलना है। उससे और पहले मेरा जब कहना है प्रधानमंत्री कि थे, इनकी बात तब सही है, उनका मुंह किया- ये इनका किसी ने बंद दृष्टिकोण कर है, दिया लेकिन था। मेरा दृष्टिकोण ये है कि उससे पहले उन्हें ख्वाब नहीं आ रहा था कि प्राइम मिनिस्टर साहब जो है वो मुजरा और ऐसे शब्दों का प्रयोग करेंगे। हो सकता है अगर वो पहले प्रयोग कर लेते तो वो पहले बोलते। अब जब उन्होंने बोल लिया तभी तो रिएक्शन देगा आदमी। और मनमोहन सिंह ने बिल्कुल सही बात की, और ये भी मान रहे हैं, पूरा देश मानता है और हमारे बाहर के लोग भी मानते हैं। देश विदेश में ये बात मानी जाती है कि उन जैसा अर्थशास्त्री जिसने रिसेशन के समय में भी हमारे देश को जो है वो बचा कर निकाल गए, और हमारे देश पर रिसेशन का जो वर्ल्ड वाइड था उसका असर नहीं पड़ने दिया, और हमारी इकोनॉमी काफ़ी स्थिर रही, महंगाई थोड़ी बहुत बढ़ी, लेकिन वर्ल्ड उसके देखते हुए बहुत कुछ उन्होंने किया। ऐसा विद्वान व्यक्ति जो बहुत कम बोलता है, वो भी ऐसी स्थिति में बोलने पे मजबूर हो गया। मेरा ये पहलू है दूसरा कि ऐसा गंभीर व्यक्ति जो कभी नहीं बोलता था, वो भी ऐसी स्थिति में बोलने पे मजबूर हो गया कि जब उसने देखा कि इतना ज़्यादा डाउनफॉल होता चला जा रहा है, तो कम से कम जो है अपनी मैं खामोशी तोड़ूं। तो मैं मौन रहने से और कितना ज़्यादा बोलने से भी असर पड़ता है ना, कि मोदी जी कह तो रहे कि मुझे तो बायोलॉजिकल मैं पैदा नहीं हुआ हूँ, मुझे तो ईश्वर ने यहाँ पे भेजा है काम करने के लिए। अभी गांधी जी भी स्टेटमेंट, गांधी जी पे उनका स्टेटमेंट आ गया कि उन्हें कोई जानता नहीं था, गांधी फिल्म से पहले उन्हें कोई जानता नहीं। सुनिए 2018 का उनकी मन की बात वाला आप लेक्चर सुन लेना, 2018 का मैंने इसलिए आपको बता दिया, संख्या भी बता दूंगी, वो मेरे पे कहीं रखी होगी। इन्होंने वो भाषण, मुझे अच्छा लगा था, क्योंकि हम लोगों के यहाँ मन की बात वाला जो है वो कंपलसरी सा कर दिया गया था कि बच्चों को ज़बरदस्ती चाहे वो सुने चाहे बैठा के उन्हें बताना ही है और सुनवाना ही है, और सभी लोग बैठ के उसे सुने, मतलब एक तरीके की कंपलसरी वो था। उस भाषण में इन्होंने कहा था कि हमारे गांधी जी का व्यक्तित्व ऐसा था जो वर्ल्ड वाइड जाना गया, रिनाउंड पर्सन थे। मार्टिन लूथर के घर में, जो मार्टिन लूथर का घर है अटलांटा में, उस घर के प्रांगण में गांधी जी की मूर्ति बनी हुई है। आप सोचिए, तो वो मार्टिन लूथर तक उनकी फिलॉसफी से इतने ज़्यादा प्रभावित थे। दूसरे नंबर पे आए जिनका ये नाम लेते हैं, नेल्सन मंडेला। नेल्सन मंडेला को तो साउथ अफ्रीका का गांधी कहा जाता है। 27 वर्ष उसने अपनी ज़िंदगी के आप समझिए कैद में काटे, और उसने गांधी को, उसकी किताबें पढ़ी गांधी की गांधी जी की, और उन्होंने गांधी को अपना एक आइडियल और माना, और उसकी अहिंसा पे, नॉन वायलेंस पे, और उसी तर्ज पर उन्होंने प्रिटोरिया सरकार से अपने देश को आज़ाद कराया। तो ये उन्होंने कहा, आज मैं कहीं सुन रहा था तो नहीं ये कहा इन्होंने, और आज की तारीख में अब मुझे लगता है या तो चुनाव का बोझ इतना हो गया, टेंशन, कि वो थोड़ा सा बैलेंस गड़बड़ हो गया, और आज उन्होंने ये कह दिया कि 84 के मतलब गांधी फिल्म आने के बाद लोग जान पाए। सभी लोग हंस रहे होंगे, आज मैं सुन रहा था आज के इस ये सभी लोग हंस रहे होंगे उनकी भाषण सुन के, लेकिन ये कि कुछ कह पाते हैं कुछ नहीं। गांधी जी का फॉलोअर, तो उन्होंने क्यों कहा ये बात, उन्होंने ये बात क्यों कही, को आगे बढ़ाया हो, गांधी जी के इमेज को भाई उन्होंने ये बात क्यों कही फिर आगे बढ़ाया हो, उससे बड़ा मतलब 18 में गांधी जी को सब जानते थे और अब गांधी को उसके बाद जानते हैं। तो हमें तो लगता है कंगना रनौत जैसे कह रही थी 2014 में हमारा देश आजाद हुआ, उनकी हिस्ट्री कितनी बढ़िया है आप सोचिए। तो अब इनको किसमें कंपेयर करें बताइए, इनके जो वक्तव्य है किसमें कंपेयर किए जाएंगे। अभी हमारी बात सुनिए। अब
गांधी जी की फिलॉसफी को, गांधी जी की इमेज को, गांधी जी के कामों को आज जो स्वच्छ भारत का मोदी जी लेकर आए हैं, उन्होंने वो गांधी जी से लिया है। आज देखिए पूरा देश जब स्वच्छता की बात करता है तो गांधी जी की बात होती है, तो वो मोदी जी तो लेकर। तो भैया आज ऐसी बात क्यों कर रहे हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस में? उन्होंने ये बात क्यों कही? की बात करते हैं, स्वच्छता की बात करते हैं, ये उनकी डिग्निटी के खिलाफ नहीं हुई बात? बताइए, ये अपमान करने वाली बात नहीं हुई कि जो वर्ल्ड वाइड पर्सनैलिटी है, आप कह रहे हैं कि गांधी पिक्चर आने के बाद लोग उन्हें जान पाए? बताइए, आप खुद ही कह रहे हैं ना, वो क्यों कहा उन्होंने ये बात? ये तो बात ही नहीं हो रही। मैं जब बात क्यों नहीं होगी? यही बात पे तो बात ही शुरू हुई है। मैं वही तो बताऊं, इसी मुद्दे पे तो बात हुई, वो सही है, हमें भी मालूम है, आपको भी मालूम है। उसको जितना मोदी जी ने आज पूरे देश में, पूरी दुनिया हम लोगों ने गांधी को बचपन से पढ़ा है। 29 में तो शायद ये कहेंगे कि विवेकानंद को कोई नहीं आता था, जब से मैंने साधना करी हाँ। तो विवेकानंद सब जान गए। मैंने आपको क्या बताया, नार्सिसस कॉम्प्लेक्स जो है वो यही है। इसमें क्या कहेंगे? वो कहते हैं कि मैं भारत को विकसित देश बनाने की बात करता हूँ। आज तक किसी ने क्यों नहीं कही? सभी कह रहे हैं, वो क्या कहेंगे कि लीजिए विकसित भारत नहीं था हमारा, ये तो जाने कब से नारा चल रहा है। ये आपने कैसी बात कर दी? विकसित अगर भारत विकासशील नहीं होता तो हमारे यहाँ राहुल गांधी जी वो मोबाइल और ये सब लेकर नहीं आते, जिसका बाद में शोर मचा कि ये मोबाइल और ये जो है लोगों को बेरोजगार कर देंगे तो ये हो जाएगा, युवा बिगड़ जाएंगे, हैं? इतना शोर हुआ। उसके बाद यही मोबाइल और यही लैपटॉप बटे। आगे आने वाली पार्टियां जो थी, जिन्होंने विरोध किया, उन्होंने सबसे ज्यादा इसका यूज करा कि बच्चों को ये बांटे जाएंगे और इसको कॉलेज में बांटे जाएंगे, युवाओं को बांटे जाएंगे। और पहले ये विकासशील भारत नहीं था वो। ही वॉज द पर्सन हु फाउंडेड ये इसकी नींव जो है वो आधुनिक भारत की उन्होंने ही डाली, जो ये टेक्नोलॉजी और ये सब लेकर आए राजीव गांधी जी। और कोई भी एक देश का विकास क्रम जो होता है वो पिछले 70-80 वर्ष में धीरे धीरे बढ़ता है, लेकिन आज जिस प्रोग्रेस से पिछले 10 वर्षों में हमें तो भैया बताइए रोजगार कितने बढ़े? अगर रोजगार बढ़े तो हम प्रोग्रेस माने। हमारे यहाँ का लड़का बच्चे बढ़े, रोजगार बढ़े। रोजगार का मतलब क्या होता है? नहीं, रोजगार का मतलब आप बिल्कुल गलत कह रहे हैं। सरकारी टीचर बन जाना ही थोड़ी होता है या सरकारी नौकरी। देखिए मैं बताऊं 2022 में देश की 2022 में किसी भी देश में ये व्यवस्था हो ही नहीं सकती कि 100% सरकारी नौकरियां मिले। आज मोदी जी इसीलिए एक आत्मनिर्भर युवा की बात करते हैं, आत्मनिर्भर भारत की बात करते हैं। अपने रोजगार डालो, अपने साथ 4 आदमियों को नौकरी दो, वो ये बात करते हैं। वो ये नहीं कहते कि जाके सरकारी कोई देश, अमेरिका में देख लीजिए, इंग्लैंड में देख लीजिए, 100% कोई भी सरकारी नौकरी। रोजगार का मतलब क्या है? जब आज प्राइवेटाइजेशन, जिस रोजगार का मतलब है प्राइवेटाइजेशन। जिस देश में सड़कें बन रही है, जिस देश में जमींदारी प्रथा खत्म की गई, वहीं पर उसे दोबारा लाने के लिए आज किलोमीटर देख लीजिए। This is the modern form of जमींदारी सिस्टम, feudalism। मैक्सिमम नंबर ऑफ किलोमीटर्स बन रहे हैं। उस सड़क क्या हवा में बन रही है? उस सड़क में रोजगार पैदा हो रहा है, तब वो सड़क बन रही है। अरे भाई ये तो बनेगी। देखा, ये रोजगार जो है सड़क बनाने से नहीं गिना जाता है। कैसे गिना जाएगा? ये कैसे गिना जाएगा? आप हमारे देश के बच्चों के भविष्य के लिए प्रोसेसिंग यूनिट्स लग रही है। देखिए रोजगार का भी भाई एक लेवल होता है। देश में एक बच्चा BA पास करा हुआ लेवल होता है, क्यों नहीं होता है? मतलब क्यों नहीं? इंजीनियर को इंजीनियरिंग की नौकरी मिलनी चाहिए ना। आज का इंजीनियर जमादार बनने के लिए तैयार है, डोम बनने के लिए तैयार है। MBA करा हुआ बच्चा, ये कौन सी लेवल हुआ भाई रोजगार देने का? नहीं, रोजगार देने का MBA करा हुआ व्यक्ति आज डोम बनने के लिए तैयार है, क्योंकि रोजगार ही नहीं है। क्या कोई डोम पढ़ा लिखा नहीं हो सकता? नहीं पढ़े लिखे तो उसके 8वीं क्लास है, उसके क्वालिफिकेशन 8वीं क्लास है। कोई ऐसी इलॉजिक बात करेंगे तो नहीं, इलॉजिक बात है, इसमें तो कोई बहस नहीं हो सकती। इलॉजिक बात पर कोई बहस नहीं हो सकती। ये लेवल नहीं, उसका मिनिमम क्वालिफिकेशन 8वीं क्लास है। अब 8वीं क्लास की जगह आप MBA वाले को कहें तो इसका मतलब क्या? हमारा डाउनफॉल कितना हो गया आप बताइए। दूसरी देशों, पूरी दुनिया के लोग आके मोबाइल हब बना रहे हैं इस देश को, अपनी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स इस देश में कौन से बना रहे हैं? और उन भाई सब जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं? सब फोर्ड और ये सब कंपनी शेवरले वगैरह सब चली गई। वक्त इस देश में मोबाइल बनाने, जो आपने बात कही है, मोबाइल तो हम अपने बन रहे हैं, और वहां पर लोग रोजगार कौन कर रहा है? वहां पे लड़के ही तो मोबाइल्स बना रहे हैं उन कंपनियों में। तो कितने बना रहे हैं? कितनों को मिल गया? इतने करोड़ क्या हमारे इतने बड़े देश के लिए? आप सुनिए, जब हम बारात में, मेरी बात सुनिए, जिस देश में मोबाइल नहीं बनता था, आज वो देश पूरी दुनिया में सबसे बड़ा मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग हब बन गया है। इसका मतलब वहां कौन काम कर रहा है? कितने? एक बात बताइए, यही मतलब होता है कि मेरा ये कहना है कि अगर आपके यहाँ शादी या दावत देते हैं आप, और आपने 2000 लोगों को इनवाइट करा, एक मोटी सी बात है, तो कम से कम आप 2500 लोगों का इंतजाम करेंगे कि नहीं करेंगे उस दावत के लिए? कि हो सकता है कि जिन्हें हमने इनवाइट करा वो अपने संग एक आध मेहमान ले आए। अब हमारा है कितना
नहीं, करोड़ का देश, मान- उसमें आप मुट्ठी भर रोड बनाने की बात कर दी, पकौड़ी बनाने की कर दी, चाय बनाने की कर दी, लेकिन और रोड ये ऐसी बनाने लेवल। में एक बात और पकौड़ी बताइए, बनाने में डॉक्टर उसमें बुराई क्या MBBS है? आदमी होगा, आप मुझे एक बात बताइए, एक बात लेके चलो। हाँ। पकौड़ी बनाने में कोई बुराई है? पकौड़ी बनाने वाला इस देश का नागरिक नहीं है। जैसे आप आरोप लगाती हैं मोदी सरकार पे कि मैं आपको कह रही हूं, आप 2022 किया था, 2022 का आप आपको वो देख लगता है कि लीजिए नहीं, आपकी भी कि- गवर्नमेंट होगी, क्या आप 2 करोड़ नौकरी दे पाएंगे क्या आप? अरे कोशिश तो हर साल- करेंगे, हर आप आने साल- तो दीजिए। हर साल 2 करोड़ नौकरी दे देखिए, पाएंगे अब क्या? एक बात दे लिए थे बताइए, क्या? क्यों नहीं अब तक देंगे, दे लिए क्यों थे? नहीं देंगे, आने तो दीजिए। अब तक हमारे यहाँ आपको कब से- कभी किसी ने बेरोजगारी की बात पर जब भी कांग्रेस को नहीं मोदी ने किया, कहा हुआ- केवल यहाँ। और दूसरी बात यह है देखिए, कि ये दावा क्या करते बात हैं, कह दी? ये इसका दावा मतलब करते हैं जब विश्व गुरु का, जब कांग्रेस हम दावा तो नहीं कर रहे हैं, विश्व गुरु का तुम दावा कर रहे हो, 2014 से पूरे पहले संसार को लीडरशिप में ले रहे हो कि हम 2000 लीडर हैं। उसके बाद हाल ये है कि आप अपने यहाँ के नौजवानों को जो जिस एजुकेशन का है उस एजुकेशन के लेवल पर आप उसे रोजगार नहीं दे पा रहे। 2022 में कम से कम 2,25,000 लोगों ने इंडियन सिटीजनशिप छोड़ी है। ये अभी तक के स्वतंत्र होने के बाद के इतिहास का सबसे बड़ा वो है, जैसे कि ये लोग बताते नहीं क्यों छोड़ी भाई, जब सारी सुविधाएं देश में मिल रही हैं, हम तो विश्वगुरु बनने की तैयारी में हैं, तो इतने लोग छोड़कर क्यों जा रहे हैं? तो आप बताइए क्यों छोड़ रहे हैं? छोड़ी? आप बताइए। आप बताइए इसीलिए क्यों छोड़ी? इंडियन सिटीजनशिप इसलिए छोड़ी हाँ। कि यहाँ नौकरी का स्कोप नहीं था, और वो वजह यहाँ से- के लिविंग, हाँ सब उन्होंने अपना काम वजह कर रहे कि हैं, और वो पूरा परिवार चला गया, सब पूरी वो पूरी यहाँ से सब फैमिली। कुछ छोड़ के चले तो हाँ, गए। ये आप वहाँ खुद देखिए ना, वहाँ उन्हें नौकरियां नौकरी मिली है। उनको वहाँ और मैं नौकरियां अपने मिली। अपने आसपास में भी लोग जानती हूँ। 140 करोड़ आप की सुनिए, देश हम की तो जनता रामपुर में से सिविल लाइंस में रहते हैं, 80 मैक्सिमम बच्चे बाहर हैं। 80% लोगों को मोदी सरकार, पता नहीं कौन से 80% है, हमारी आज तक अरे समझ में नहीं आई, आप लोगों को कौन से समझ में रोजगार मिल आना रहे नहीं हैं। होगा। हम तो देखिए आप अब मेरी शिक्षा बात से जुड़े हुए सुनिए, लोग सुनिए, मेरी हैं, बात हम उन सुनिए। अब बच्चों को आपको देखते ऐसे हैं देखिए, कि देखिए, शोर आमने मचाने से सामने तो कुछ होगा हम भी नहीं। शोर नहीं डिबेट में आए हैं, आप भी डिबेट में आए तो हम भी डिबेट वही की तरह बात कर रहे करिए। हैं। इस देश में कोरोना का मैनेजमेंट होने के बाद देखिए पूरे देश की जनता को 80 करोड़ लोगों को राशन दिया जा रहा है। कोई सरकार कर सकती है क्या? यहाँ पे लोगों और ये उसके बाद के आंकड़े हैं, 97,000 जो लोग हैं, अरे सुनिए तो भाई, अब उन्हें जो है यूएस कस्टम्स वालों ने, मैं आंकड़े गिन रही हूँ, जैसे एग्जैक्ट बताऊं क्योंकि यहाँ पर जा रहा है, और उसमें डंकी की तरह लोगों को लौटा के 97,000। बात है। और हम कितने तो लोग कितने ज्यादा छोड़ के जा रहे हैं। अरे भाई कितने लोग क्यों छोड़ के जा रहे हैं पूछिए तो। अगर छोड़ी गई है तो उन्होंने क्या वहाँ नौकरियां करी हैं? सब नौकरी करने गए हैं, देश छोड़ के क्यों जाएगा कोई? इसी तो देश भाई में नहीं मिल रही है ना, रहते, इसी देश आपके यहाँ इस पर्चे लीक हो जाते इसमें हैं, देश आपके यहाँ करिए। कभी कुछ हो जाता है, एक एक समझिए सबसे ज्यादा देखिए, भ्रष्टाचार और सबसे ज्यादा घोटाले अगर कहीं किए हैं तो वो सिर्फ कांग्रेस से की बस। सरकार अब ने कोई किए जवाब हैं। नहीं है इसका, और बताइए इनकी जब लिस्ट पेपर बनाई लीक हो रहे हैं, जाएगी, जो इनकी पेपर जब- लीक होते हैं हर जब- बार, जब पेपर कोई एग्जाम लीक करवाओ हुआ उसका है, पेपर लीक हो गया, उस पेपर उसके का- बाद वो पेपर कब होगा उसकी कोई पता नहीं है। हाँ तो उसके बाद उसकी कोई जब- डिक्लेयर ही नहीं हुआ है उसके बाद डेट। अब बच्चों को कम से कम राहत तो दो कि भाई तुमने एक बार फॉर्म भर दिया और उसके बाद आप बताइए चुनाव की डेट है, फला कार्यक्रम की डेट है, वो पहले निश्चित हो जाती 3-3 महीने पहले। लेकिन बच्चों का ये पेपर लीक हो गया तो उसके बाद की डेट तुरंत आप बताइए कि 1 महीने बाद आपका एग्जाम होगा फला तारीख को, कोई अभी तक नहीं हुआ भाई साहब। सरकार के द्वारा आज तक ये कुछ किया नहीं जा रहा हुआ है कि जब भी वो पेपर होगा आप सरकारी रोडवेज से भाई जाइए, साहब एक आपको बात पैसे नहीं सुनिए, देने वो सब पड़ेंगे, पहले भी था, टिकट नहीं लेनी आपके पड़ेगी। समय नहीं, ये तो सपा के सारे- जमाने में भी था, हाँ, क्योंकि सपा के सपा के जमाने में भी था। इसका नहीं मतलब सपा के जमाने में नहीं ये पेपर लीक होता था। नहीं कहने फ्री का जाने का मतलब बस ये में, देखिए, बस में और अपराध ट्रेन कभी में भी- फ्री जाने के अपराध कभी भी लिए हो उस समय से सकता था, है। और ऐसा नहीं सबसे है, बड़ा, बेकार की बात है। पेपर लीक होने वालों पे चाहे वो अपराधी कोई भी हो, चाहे वो भूमाफिया अरे भैया, हो, एक चाहे वो बात पेपर बताइए, माफिया हो, मेरी चाहे बात आप बुलडोजर समझिए। चल रहा है आज, कांग्रेसी हो या मैं कोई भी हो, सबके मकान तक ध्वस्त कर दिए गए। और इसलिए पेपर लीक करने वालों पे भी कार्रवाई पूरी होगी। कब होगी, कब क्या हो रही होगा है भाई, और कब हो तो होगा, रही है। सबकी उम्र बढ़ रही है, हैं बच्चे जो है पेपर बेचारी लीक उनका करने एज वालों बढ़ते के चले जा ऊपर- रही है, तो कब होगा एक बात आप करते बताओ हैं, एक कब आम होगा? आदमी की बात करते हैं इसमें हम कि चुनाव क्या है। चुनाव एग्ज़ाम है नेताओं का और 4 तारीख को रिजल्ट है उनका। बच्चे भी तो मेहनत करते हैं, वो भी मेहनत करते हैं, एग्ज़ाम देते हैं, वो भी रिज़ल्ट की आशा करते हैं ना। तो चुनाव के तो रिज़ल्ट लीक नहीं होते ना, उनके चुनाव तो बड़े आसानी से आते हैं। नहीं, आप बच्चे तो जो question मेहनत चुनाव के रिजल्ट तो लीक नहीं होते। नहीं, जो अरे भाई, बच्चे मेहनत करते हैं, हाँ। ठीक है, एग्ज़ाम देते हैं, उनके पेपर लीक हो जाते हैं। तो इस पेपर लीक हो जाते हैं, अब किस क्या ये तो चुनाव अगर कोई चुनाव भी तो एग्जाम है नेताओं का। हाँ तो फिर तो आपका सवाल क्या है इस मामले में? लीजिए, ऐसा सवाल है ही तो समझ- आप बताइए, इसका जवाब दीजिए।
ये हम ये कह रहे हैं कि पेपर लीक क्यों होते हैं, जब आप इतनी सिक्योरिटी क्यों नहीं देते कि पेपर लीक हो। जब मैं ये कह रहा हूँ, आप अगर बात ये है कहने का, मैं ये कह, सुनिए मेरी बात, इंदिरा गांधी जी की हत्या क्यों होती है? मैं ये कह रहा इंदिरा गांधी जी की हत्या क्यों ये होती कोई है? लॉजिक ही नहीं है, उसका उससे कोई कनेक्टिविटी नहीं है। कभी भी कहीं कुछ भी, अरे भैया, एक बार, दो बार, तीन बार, एवरी टाइम कोई भी कहीं भी हो सकता है। ठीक है, एक बार ना, एक बार होगा ना, ऐसे में 50 उदाहरण होंगे। अभी बात अरे एक बार होगा, अरे हर बार हो रहा है, जो एग्जाम होता है उसका पेपर लीक हो जाता है। वो तो आप कार्रवाई क्या करते हैं? कांग्रेसी गवर्नमेंट का काम है, लेकिन इतनी जल्दी जल्दी तो नहीं हो रही कि जितने 5-6 एग्जाम हुए सब में लीक हुआ। कांग्रेस में तो इसमें कोई हुए, लेकिन इतना फ्रीक्वेंट नहीं हुआ। सरकार का काम क्या है कि अगर पेपर लीक हो जाए तो उसके ऊपर उन अपराधियों पर कार्रवाई, वो तो स्टैंडिंग रूल है। मेरा कहने का मतलब ये था कि हम जब चुनाव को इतने मैनेज करेंगे, करा सकते हैं, इतना बड़ा लोकतंत्र, हम भी तो यही कह रहे हैं। ठीक है, तो क्या आप डेट डिक्लेयर करो, क्या आप तुरंत एग्जाम को ठीक से मैनेज नहीं कर सकते? जिन्हें सजा देनी है आप देते रहो। एग्जाम मैनेज नहीं होते हैं। जो लोग भी, मैडम भी टीचर है, मैं स्वयं ही तभी तो मुझे दुख होता है ना बच्चों को देख के। आता है कि कितने बड़े बड़े एग्जाम्स होते हैं, जो बहुत, सिर्फ ये 1 या 2 एग्जाम्स नहीं होते हैं, पूरे देश पूरे यूपी में होते हैं, कहीं ना कहीं एग्जाम्स होते रहते हैं सारे। अभी यूपी बोर्ड की परीक्षा निकल के गई है, अभी सीबीएसई बोर्ड की परीक्षा होके गई है, आईसीएसई बोर्ड के एग्जाम्स आए, कौन सा पेपर लीक हुआ? अभी बच्चों के मेडिकल एंट्रेंस के एग्जाम आ रहे हैं, इसका इंजीनियरिंग के जेईई के एग्जाम्स आ रहे हैं, कौन सा पेपर अभी आने तो दीजिए। इस तरह के कभी ऐसे अगर कहीं कोई घटना होती है, सरकार का काम है उन अपराधियों पर रोक लगाना, उनको सजा देना, और ये सरकार उसको कानून के थ्रू कर रही है। अपराध कोई भी कहीं भी घटित हो सकता है, उस अपराधी पे कार्रवाई करने का काम सरकार का है, इसलिए ये सरकार कर रही है और तुरंत करती है। यहाँ तो देखा गया है कि सुबह किसी ने अपराध किया और शाम को उसके घर पे बुलडोजर चला दिया गया। इससे बढ़िया कौन सा त्वरित कार्रवाई हो सकती है? आज भी ऐसा नहीं हुआ था कभी। लेकिन ये देखिए, कोई भी अपराध हो उसके लिए सजा मिलना ये सरकार का काम है, ये कोई एक्स्ट्रा क्वालिटी नहीं है, ये उनकी एबिलिटी की बात है कि किसी भी सरकार में, जैसे पेपर ही लीक हो रहे हैं, हमारा प्रश्न ये नहीं था। हमारा दुख ये है कि आप सब तरीके से अपने आप को समर्थ बताते हैं, फिर आपकी डबल इंजन की सरकार है, सारी जगह मेजॉरिटी आपकी है और पार्टीज की इतनी नहीं रही। जब आप सब बातों में अपने को अच्छा बताते हैं, तो हमारा तो इतना कहना था कि भाई पेपर आउट हुआ, लीक हो गया, जो भी हुआ, आप अपराधियों को सजा देते रहिए, ये तो आपका काम है। जो गवर्नमेंट आएगी उसका काम है ये, लेट एंड सूनर यू हैव टू। लेकिन आप उस तुरंत ही अपनी त्वरितता दिखाते हुए नेक्स्ट डेट भी तो घोषित करिए, जिससे बच्चे को पता हो कि 1 महीने बाद हमारा हो जाएगा, उसे सांत्वना तो रहे। आप बताइए कि जब नौकरियां मिल रही हैं, अब इंटरव्यू नहीं हुए हैं, यानी कब से हमारा अपना जो हम अपनी जिस पद पर हम आए हैं 13 साल बाद हो पाया। आप बताइए अब हम लोग की एज क्या हो गई, 13 साल बढ़ गई। अब हमें मिला जो बेनिफिट हम 13 साल पहले कर पाते हैं, वो चीजें यहाँ नहीं हो पाई। ये तभी से है, तभी से है भाई साहब, इसलिए कि उसके रूल बदल दिए। उससे पहले केवल इंटरव्यू होते थे, उसमें रिटन टेस्ट जोड़ा गया। ये मोदी जी के जमाने में हुआ, बीजेपी रूल में, कि अब इसमें टेस्ट होगा, जो अब आगे हायर है उसके लिए जाएंगे तो आप रिटन टेस्ट करेंगे। उसी को नियम बनाने में, पार्लियामेंट में वो करने वरने में बहुत देर लगी, जिसमें वो बन के आया। अब नियम बन के आया, फिर उसको लागू, अब जैसे इन्होंने हायर एजुकेशन, इंटरमीडिएट सारे बोर्ड मिलाकर अब एक शिक्षा आयोग बनाया, तो कितने दिन होगा इस बात को आप सोचिए, उसका पूरा एक बनना, और तब से सारे इंटरव्यू, सारी चीजें रुकी हुई हैं, क्योंकि जब वो बोर्ड बन गया, अब उसके मेंबर नियुक्त हो गए, अब उसके बाद प्रोसेस शुरू होगा, उसका भी अभी वो बनेगा कॉन्स्टिट्यूशन कि कैसे होगा। तो हर चीज उनका काम क्या है कि जो पुराना बना हुआ है उसे सुधारना नहीं है, हमें नया बनाना है, हर चीज को अपने हिसाब से वो करना है। दिस इज नॉट फेयर। एक खराब व्यवस्था, खराब आप कैसे कह सकते हो? हम भी और आप भी उसी व्यवस्था की देन है। कि मोदी जी ने कहा रिटन पेपर हुआ, नहीं, सिर्फ योग्य लोग आगे जाए। अरे भाई, योग्य ही जाते थे आपने, आपको नहीं पता है जो आप कह रहे हैं, मैं बताऊं। जब आप इनिशियल 13 साल से, मोदी जी तो 10 साल से आए, सुनिए, 13 साल से इनका प्रमोशन नहीं हुआ। आज 13 साल बाद प्रमोशन होता है तो मोदी सरकार में होता है। क्यों होता है? क्योंकि रिटन एग्जाम होता है, रिटन एग्जाम देके आपको योग्यता थी इसलिए होता है, वरना आज इन्हें हमारी जी नहीं होते, आपको हमारी उसके बारे में नहीं, ये बिल्कुल गलत, इन्हें पता ही नहीं है हमारी जॉब का। आज सिर्फ मोदी आपको नहीं पता है, इसलिए आप कुछ भी कहते रहिए। देखिए बात यह है कि किसी भी चीज के लिए मामले में मैं यही बात कहूंगा, नहीं, वो सिर्फ और सिर्फ आपको सिस्टम का पता नहीं है। लोग गलत लोग किसी पेपर में सेलेक्ट हो जाते हैं तो उनको नौकरी क्यों दी जाए? जो लोग योग्य हैं सिर्फ उनको दोबारा पेपर करके नौकरी दी जाए। इस हमारी अब सुनिए, इन्हें पता नहीं है सिस्टम, इसलिए इन्होंने अपनी कॉमन बात जैसे कही जाती है वो कह दी। बात यह है कि आप किसी भी जॉब के लिए अप्लाई करेंगे तो एक बार रिटन टेस्ट देंगे,
है या नहीं है? उस सिस्टम में एक ही आयोग है, एक ही सब कुछ है। आपने एक बार रिटन टेस्ट दिया, एक बार आप क्वालिफाई कर गए, इंटरव्यू हो गया, उसके बाद आप अपॉइंट हो गए। तो इनिशियल स्टेज में अपॉइंटमेंट हो गया, उसके बाद प्रमोशन मिलेगा आपको, इतने साल की सर्विस तो ये, और उसके बाद 7 साल का होता है, एक रिन्यू की तरह प्रिंसिपल के लिए 7 साल, 15 साल, 12 साल ऐसे होता है एक्सपीरियंस। उसके बाद आप अप्लाई कर सकते हैं। अब आपको VC बनता है 7-8 साल बाद, 10 साल बाद एडमिनिस्ट्रेशन के, तो आपको उसका रिटन टेस्ट होगा। ये कौन सी बात हुई? जब आप एक बार उस बॉडी ने, उसी बॉडी ने दोबारा आपका टेस्ट लेगी, उसी बॉडी ने आपको प्रमोशन दिया, 2 बार स्लैब चेंज होंगे, उसमें आपको रिफ्रेशर बहुत सारी चीजें हैं वो होती हैं, उसके बाद आपको प्रमोशन मिलता है। तो हम दोबारा उसके लिए टेस्ट दें, आप बताइए इसका मतलब? अभी देखिए हम लोग एक चुनाव पे बात कर रहे थे, हम एक बात करें टेक्निकली कि किसी भी चीज को कॉम्प्लिकेटेड ना करके उसे सिंपल बनाओ। प्रमोशन की बात आ जा रही है, लेकिन इस देश ने ही देखा है कि पिछले 50-60 वर्षों से जो यहाँ की भारत की शिक्षा प्रणाली थी, उसने सिर्फ लोगों को नौकरी के प्रति किया कि पढ़ो और कहीं नौकरी करो। और इस मोदी सरकार ने ही एक नई एजुकेशन पॉलिसी लाने का काम किया है, जहां पर लोगों को, फिर ये अलग मुद्दा है, नहीं यही तो मुद्दा है। फिर मैं कहूंगी आपको, क्योंकि एजुकेशन से तो मैं जुड़ी हूँ, आप दूर से देख रहे हैं, आप विंडो से देख रहे हैं, मैं उसकी फील्ड में काम कर रही हूँ। आप क्या मणिपुर देख के आई थी जाकर? तभी आपने मणिपुर की बात करी। ये कौन सा उदाहरण हुआ आपका? ये वो सब जगह दिखाई गया। आप जो बात कह रहे हैं, मैं उस फील्ड में हूँ, इसलिए मैं आपको ज्यादा सही बता सकती हूँ। आप बहुत दूर से देख रहे हैं उस चीज को। नई एजुकेशन पॉलिसी आई है जिससे हम इस सिस्टम को चेंज करने की बात लाते हैं। यही नई इलेक्टोरल पॉलिसीज, नई इकोनॉमिक पॉलिसीज, नई एजुकेशन पॉलिसीज, नई हेल्थ पॉलिसी, आयुष्मान जैसी दुनिया की सबसे बड़ी स्वास्थ्य बीमा योजना, इससे पहले वो राजीव गांधी के समय से ही थी, वो राजीव गांधी जी के समय से लागू हो चुकी थी, और इन्होंने उसी योजना को अपने नाम से टैग लगाकर शुरू कर दिया। तो ठीक, ये पहले से हमने बहुत बेनिफिट दिलवाए हैं लोगों को, तो ये इस वक्त वो उससे पहले की है। वो इस वक्त आयुष्मान योजना जिसकी बात की जाती है, वो इस पूरे दुनिया का सबसे बड़ा स्वास्थ्य बीमा योजना है। तो आप देखिए कितने लोगों को उससे बेनिफिट मिलता है। और ऐसे ही धीरे धीरे 50 ऐसी योजनाएं जिसके द्वारा इस देश में परिवर्तन लाया जा रहा है। एक इंडिया गठबंधन ने बहुत बड़ा कंफ्यूजन फैला रखा कि आपने तो 400 दिया है, 400 पार, अब की बार 400 पार, तो बड़ा कन्फ्यूजन पैदा कर दिया है कि ये 400 पार करेंगे तो संविधान बदल देंगे। ये क्या कन्फ्यूजन पैदा कर दिया आप लोगों ने? नहीं, कन्फ्यूजन तो भाई इलेक्शन के अंदर कही जाते हैं, और संविधान में बहुत सारे परिवर्तन हुए हैं। तो ये 400 पार के पूरा संविधान बदल देंगे क्या? भाई जब मेजोरिटी में आ जाएंगे तो कुछ भी कर सकते हैं। जब मेजोरिटी में आ जाएंगे तो उनके इंटेंशन के बारे में आपको क्या पता है? बहुत सारे रूल तो चेंज हुए हैं, आपको भी पता है, जैसे किसानों का, और जिन्होंने सारे चेंज करे मेजोरिटी पे। देखिए जो अपोजिशन कर रहा है, जो अपोज करा, बाहर आके धरना दे रहे हैं, लेकिन उनके मेजोरिटी पूरी है, इन्होंने अपना कर लिया अंदर अंदर। तो ये जो चीज़ है, इसीलिए लोगों को डर है कि अगर ये पूरी मेजोरिटी आती है, जैसे कि इरादे अभी तक दिखे कि बहुत सारे रूल्स चेंज करते चले गए, और तब अगर इनकी मेजोरिटी होगी तो हो सकता है कि ये संविधान, और कहीं ना कहीं कोई सुबगाट तो होगी जिसकी वजह से ये बात निकल कर आई है। देश की सरकार जब भी कोई कानून बनाती है वो हमेशा जनहित में होते हैं, ज्यादातर लोगों से उससे पब्लिक का फायदा होना होता है। ज्यादा संविधान, और जहाँ तक मोदी जी स्वयं कह चुके हैं, ऐसे संविधान ऐसे नहीं बदले जाते हैं कि कोई इकट्ठे हुए और सबको बाहर कर दिया गया तो जो हो गए। लेकिन हाँ, इस देश ने इंदिरा गांधी जी को देखा था कि जब इस देश के लोगों ने उनके विरुद्ध मतदान किया तो किसने इसमें इमरजेंसी लगाई थी? इंदिरा गांधी ने लगाई थी। तो ये इनका माइंड सेट है, ये इस DNA है कि अगर कोई हमारे विरुद्ध आएगा, इस देश की जनता ने देखा है, इतिहास है कि कांग्रेस पार्टी का मन क्या रहता है कि अगर कहीं कोई बोलने वाला है तो उसका मुंह बंद कर दो, उसका गला घोट दो। और इंदिरा गांधी ने ये काम किया था, उसको संविधान को। अब वही बात अब हो रही है कि जरा भी बोले तो देशद्रोही, अगर थोड़ा सा भी कुछ कहा तो भाई ये डर रहता है कि पता नहीं अब कितना प्रेशर पड़ जाए। तो सही बात ही कही जाती है। ये तो देखिए, कहेंगे तो सब लोग करेंगे। टाइम बहुत, अगर आपने कृष्ण ले दिया टाइम बहुत है, तो शायद कुछ गड़बड़ हो सकती है। बड़ी लंबा हम नहीं खींचेंगे जी। 400 पार का नारा दिया, अब तो 4 तारीख को फैसला हो ही जाएगा क्या होने वाला है, क्या होने वाला है। तो मैम क्या लग रहा है आपको, बस लास्ट क्वेश्चन की क्या लग रहा है इस बार? 400 बिल्कुल 400 पार नहीं होगा, ये तो आप भी समझ रहे हैं, जनता भी देख रही है, और हमें ये मालूम है कि अब की बार जो है वो जनता बताएगी कि भाई कोई भी भगवान के बराबर नहीं है। अगर कोई ऐसा समझता है, इस समय 7:15 है और एग्जिट पोल आने लगे होंगे आपको, ये देखिए एग्जिट पोल आ रहे हैं, और एग्जिट पोल में क्या लगता है इस बार 300 पार? मैं आपकी इस बात की बात कर रहा हूं
वो कह रही है लेकिन कि वो भाई नहीं 400 होगा। पार तो नहीं आने वाले हैं, तो बाई चांस आपको आज एग्जिट पोल में दिखाएंगे क्या? आपको आज एग्जिट पोल में 399 आ गई तो ये तो खुशी के मारे अपने लोग बाग कपड़े फाड़ देंगे देखिए वहां इस पर बार कि देखो 400 नहीं वो आए, बात 400 नहीं, नहीं मैंने आए। उसके दूसरी लाइन जो कही वो नहीं आपने लॉजिकल सुनी आनी चाहिए। कि बात ये देखिए आना चाहिए कि इस देश कोई की इस जनता देश में का जनता मन जो है मोदी जी के साथ है ना, मोदी जी तो और कह रहे इस हैं देश का 400 आए 4 तारीख को विपक्ष ईवीएम पर ठीकरा फोड़ने वाला है, ये तो मोदी जी कह चुके हैं ना। ये इलेक्शन से पहले चुनाव आयोग ने सारे विपक्षी दलों को इनवाइट किया था कि आप लोग देख लीजिए कि आपको कोई ऑब्जेक्शन हो, कोई परेशानी हो, अभी बात कीजिए। और सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर इस पे आया हुआ है कि ईवीएम में प्रोसेसिंग में कोई इश्यूज नहीं है, सारे इलेक्शन ईवीएम से कराए जाए। बाद में किसी से कुछ भी कह दिया जाए, मोदी जी के ऊपर ठीकरा फोड़े, ईवीएम पे ठीकरा फोड़े, लेकिन ये बात सही है कि अब की बार फिर से मोदी सरकार कहते रही है, जब इनकी सरकारें ईवीएम के द्वारा बन जाती है तब कुछ हिमाचल में बनी, कर्नाटक में हिमाचल में बनी, कर्नाटक में बनी, पंजाब में बन रही है अगर आम आदमी के पास सरकार, तो उनको कुछ नहीं दिखाई देता। अपना सब कुछ अच्छा लगता है। और मुझे लगता है हो सकता है 4-6 कांग्रेसी तो जीत भी सकते हैं, तो वो क्या ईवीएम से ही जीतेंगे और कैसे जीतेंगे? अब देखिए ये बहुत कंट्रोवर्शियल विषय है इस पे क्योंकि टेक्नोलॉजी के बारे में हम सब जानते हैं कि उसकी निगरानी करना, वो करना। अब जब ईवीएम पे जनता का या अपोजिशन पार्टी का सवाल उठता है तो कहीं ना कहीं कोई तो बात है, क्योंकि हमने भी बहुत जगह देखा कि वहाँ पे अनएक्सपेक्टेड रिजल्ट्स आते हैं कि जहाँ पर उम्मीद नहीं होती है, और जनता भी कह रही है कि हमने ऐसा किया लेकिन रिजल्ट बिल्कुल ऑपोजिट आते हैं। तो फिर वहाँ पर पढ़े लिखे हैं, सब जानकार हैं, वहाँ रहते हैं, तो सब लोगों के दिमाग में कुछ ना कुछ बात ज़रूर आती है। लेकिन वेव की बात जब होती है, मेजॉरिटी में अगर इस तरह की बात होगी तो जनता खुल के फिर वो ईवीएम ही टूटेंगे। इसीलिए आप ये कहते हैं कि वो जीत गए तो कोई बात नहीं, वो जीत गए तो कोई बात नहीं। जहाँ पे वेव है, मेजॉरिटी दिख रही है, तो वहाँ पर ईवीएम के घपले की संभावनाएं कम होती हैं। जैसे कि आपने देखा कोलकाता का हुआ था, जब पिछली बार ताल ठुक गई थी और एडवर्टीजमेंट में और प्रचार में सब में लग रहा था कि ममता बनर्जी हार जाएंगी, और इतना प्रचार कर दिया गया था कि अब तो खेलबा होगा और अब की बार जो है ममता जी हट जाएंगी। लेकिन जो सोशल मीडिया के माध्यम से या जो लोगों के बातचीत के माध्यम से जो निकल के आ रहा था, मेजॉरिटी ममता जी के साथ थी, और जो भी दिखाया जा रहा था वो सब हवा में था। भाई ये नहीं मतलब 1 आध 2 4 जो भी उनके जीत रहे होंगे, इसलिए वहाँ पर ईवीएम का इतना खेल नहीं हो पाया। लेकिन हमारी यूपी में ऐसा नहीं है। देखिए हर प्रचार हर चीज नहीं, तो मैंने आपको क्या बताया, मेजॉरिटी की वेव होगी तो वहां पर घपला होने की संभावना कम होती है। कितना हम लोग कम होती है वहाँ पे, क्योंकि लोग जो है फिर उसको रिएक्ट करेंगे। हो जाता है कि भाई ये हो गया है तो ये ईवीएम की वजह से नहीं हुआ है, और ये हुआ है तो ये ईवीएम की वजह से। हाउ इज दिस पॉसिबल? चलिए एवरीथिंग इज पॉसिबल विद टेक्नोलॉजी। हाँ बिल्कुल ठीक, एवरीथिंग इज पॉसिबल विद टेक्नोलॉजी। और टेक्नोलॉजी के बारे में कांग्रेस का मन तो हमेशा से भ्रष्टाचार पे, घपलेबाजी पे और एवरीथिंग इज पॉसिबल इन एवरीवेयर उस तरह से होता है कि कैसे इस चीज के सिस्टम को खराब किया जाए। और मोदी जी ने सिर्फ यही किया है, एक स्वच्छ भारत, स्वस्थ भारत को लाते लाते कांग्रेस मुक्त भारत, और 2024 में देखिएगा ये होने वाला है। चलिए आरोप प्रत्यारोप का तो ये दौर जारी रहेगा और कई चुनाव आगे आएंगे, ये चीज़ चलती रहेंगी, लेकिन ये मानना ही पड़ेगा कि लोकतंत्र के इस पर्व का खुशहाल एंड हुआ है और बड़े अच्छी तरीके से और बड़े शांतिपूर्ण तरीके से ये चुनाव हुए हैं। तो 4 तारीख को सब रिजल्ट आ ही जाएंगे। तो बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का। थैंक यू। धन्यवाद।